नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। इनका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक दे रखा है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी का कार्य क्या है? तो डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डीपीएसपी भारत शासन अधिनियम 1935 के समान ही है एक तरीके से। डीपीएसपी नोट बाउंडेड हैं, डीपीएसपी नोट बाउंडेड हैं, डीपीएसपी नोट जस्टेबल हैं, यानी कि डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है। जिस तरीके से यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो। यदि आपके डीपीएसपी का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। डीपीएसपी के खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हो, बल्कि आप फंडामेंटल राइट का यदि आपके वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। डीपीएसपी की बात करें तो पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही देशों के संविधान में आपको इनका वर्णन देखने को मिलेगा, आयरलैंड और इंडिया। 2 ही देश हैं सिर्फ। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ दार्शनिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ व्यक्तियों ने जिनके महत्वपूर्ण कथन हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन यानी कि ग्रेनेविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? इन्होंने नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इनको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा करार दिया है कि अरे ये तो संविधान की आत्मा है। कौन? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये संविधान की आत्मा कहा है इन्होंने। इसी संबंध में केटी शाह ने क्या कहा है? केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी ये बहुत ही उल्लिखित और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान यानी कि डीपीएसपी संविधान की एक अनोखी विशेषता है। कैसी विशेषता इन्होंने कहा है? अनोखी विशेषता कहा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं पर टी कृष्णमाचारी ने क्या कहा है? टी कृष्णमाचारी ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को कच्चे कूड़ेदान की इन्होंने संज्ञा दी है। यानी कि डीपीएसपी भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर इन्होंने बताया है। भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर बता दिया है इन्होंने, कूड़ाघर बता दिया है। वहीं पर केसी वेयर ने क्या कहा है?
केसी बेयर ने क्या कहा है? केसी बेयर ने क्या कहा बेटा? केसी बेयर ने कहा है कि डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। लक्ष्य, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप फुल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इन्होंने ये बोला है केसी बेयर ने कि डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का क्या है? घोषणा पत्र है। यानी डीपीएसपी को उन्होंने धार्मिक उपदेश बता दिया है कि अरे भाई ये तो धार्मिक उपदेश है, ये धार्मिक उपदेश है, डीपीएसपी धार्मिक उपदेश है। और इन्होंने वहीं पर कहा, रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादिता में ये आते हैं, इन्होंने कहा समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। डीपीएसपी जो है वो समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है, फेबियन समाजवाद है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कथन हो गए, ठीक है। देखो ग्रेनविल ऑफ्टिन क्या कहा है, एक बार रिवाज करवा दे रहे हैं आप लोगों को। ग्रेनविल ऑफ्टिन ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? ग्रेनविल ऑफ्टिन ने। केटी शाह ने क्या कहा है? इन्होंने ये बोला है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। टी कृष्णाचार्य ने क्या कहा है? टी कृष्णाचार्य ने डीपीएसपी को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर बता दिया है। केसी बेयर ने क्या कहा है? डीपीएसपी लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को धार्मिक उपदेश इन्होंने बताया है। फिर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है कि डीपीएसपी को कर्मकांडी आकांक्षाएं इन्होंने कहा है। और वहीं पर इन्होंने ये बोला है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? इसमें राज शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है, ये बात बोली गई है। देखिए फ्रेंड्स, राज शब्द को कहाँ कहाँ परिभाषित किया गया है ये आपसे पूछ सकता है। तो राज शब्द को परिभाषित किया गया है, राज शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में और अनुच्छेद 152 में। इन 3 आर्टिकल में राज शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन इन दोनों आर्टिकल में ये बात बोली गई है 36 और 152 में कि राज शब्द का यहाँ पर वही अर्थ है, वही परिभाषा है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखी है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किस आर्टिकल में राज शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152 और एक उन्होंने और दे दिया मान लो अनुच्छेद 48। तो आप अब क्या क्लिक करोगे इसमें? तो आप ऐसी स्थिति में क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, अनुच्छेद 12, क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज शब्द को विस्तार से परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 36 में ये बोला गया है कि राज्य का वही अर्थ है यहाँ पर जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में है। वही आर्टिकल 152 के साथ यही बात बोली गई है। तो आप ऐसी स्थिति में पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, अनुच्छेद 12। अगर 12 नहीं दे रखा है ऑप्शन में और ये दोनों दे रखे हैं तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 36 दे रखा है ऑप्शन, तो इसको क्लिक करेंगे। केवल 152 दे रखा है तो फिर इसको क्लिक करेंगे। और केवल 12 दे रखा है तो फिर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37 की। आर्टिकल 37 में क्या किसकी बात कही गई है? आर्टिकल 37 में ये बात बोली गई है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये बाध्य योग्य नहीं है, ये बात बोली गई है। और न ये बाध्य योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। राज्य इनको लागू करे या ना करे, आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 38 में ये बात बोली गई है कि अनुच्छेद 38 का सब क्लोज 1 देखिएगा,
38 में क्या है? 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये बात बोली गई है 38 में। और 38 का फर्कुलर ये क्या कहता है? न्याय द्वारा यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये किसका काम है? ये राज्य का काम है। और 38 का फर्कुलर 2 क्या कहता है? 38 का फर्कुलर 2 कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। और 38 का फर्कुलर 2 इसको किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो इसको जोड़ा गया 44वें संविधान के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। किसको? 38(2) को जोड़ा गया। ठीक, समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। देखिए 39 अच्छा है और 39 कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 39 में किसकी बात कही गई है? राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व हैं। राज्य इस प्रकार संचालन करेगा कि उनके कुछ न्याय जो हैं, कुछ प्रकार, कुछ तरीके सुनिश्चित हो सकें। जैसे 39 का क्या कहता है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। देखिए एक आर्टिकल 39 स्मॉल ए है और एक आर्टिकल जो है 39 कैपिटल ए है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। दोनों में क्या है? जो 39 का स्मॉल ए है ये संविधान में पहले से ही था, ये संविधान में पहले से ही था। लेकिन जो 39 का कैपिटल ए है, कैपिटल ए में क्या है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है। तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तहत जोड़ा गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 का खा। 39 के खा में किसकी बात कही गई है? 39 के खा में कहा गया है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सकें। अधिक से अधिक क्या हो सकें? सार्वजनिक हित हो सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 के गा की। 39 का गा क्या कहता है? कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित या सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। सार्वजनिक हित की किसी प्रकार क्या पहुँचे? हानि पहुँचे। ये बात किस में बोली गई है? 39 के गा में। अब 39 का घा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 39 का घा, 39 के घा में क्या है? पुरुषों यानी मेल और फीमेल दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये बात किस में बोली गई है? 39 के घा में। अनुच्छेद 39 के घा में ये बात बोली गई है कि मेल हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन उसको मिलना चाहिए। और ये बात राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। और इसका उपबंध कब किया गया था? तो इसका उपबंध किया गया था पारिश्रमिक अधिनियम 1976 द्वारा। पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 के अड़ा की। अनुच्छेद 39 का अड़ा और 39 का चा, इसकी बात करते हैं। 39 के अड़ा में क्या है? राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों में स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो तथा आर्थिक व्यवस्थावश कोई नागरिक ऐसे रोजगार में ना जाए जो उसकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। ये बात किस में बोली गई है? 39 के अड़ा में ये बात बोली गई है। अब बात करते हैं 39 का चा। 39 के चा में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक प्रत्याग से रक्षा की जाएगी। और 39 चा को किसके तहत जोड़ा गया है? तो 42वें CAA 1976 के तहत इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 39 का हो ही गया है, फमान कार्य के लिए फमान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, या 39 का कह लो इसको, या इंग्लिश में इसको बोलो 39 का कैपिटल ए। ठीक है, इसको 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तहत ऐड किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन और उनकी शक्तियाँ। गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए और उनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाएं, तो उन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है ये। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 है कुछ दफाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामान्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अर्हताएं अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दफाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध करेगा। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दफाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ये बात किसमें बोली गई है? अनुच्छेद 42 में। प्रसूति सहायता का मतलब आप सब लोग जानते ही हो। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 किससे रिलेटेड है? सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। ये बात किसमें बोली गई है? 43 के काम में ये बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 का ये हो गया है, उद्योगों प्रबंध में कर्मकारों भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। इसमें पूछा जाएगा कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आंसर इसका क्या होगा? 45। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध यानी कि प्रयास करेगा। ये बात किस में बोली गई है? 45 में, अनुच्छेद 45 में। ठीक है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 45 में। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी और एसटी अनुसूचित जात और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा दिलाना, ये किसका दायित्व है? राज्य का। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य होगा। ये कहने का मतलब ये है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा जैसे हो गए, ड्रग्स हो गया, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य। आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 के तहत। ठीक है ना। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 48 में ये बात बोली गई है कि गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं को बलि और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देगा। मतलब गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु हैं, उनको बलि पर रोक है। बलि पे क्या है? रोक। पहले क्या होता था, गाय, बछड़ा और जो अन्य दुधारू पशु हैं उसको लोग उसकी बलि दे देते थे। तो अब कोई भी पशु दुधारू है तो उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो आप उसके खिलाफ जो है याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोई मान लो अधिकार नहीं है, ये सिर्फ जो है
राज्य चाहें तो फिर बाउंड्री डिफेंस लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 48 में। अनुच्छेद 48 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। ठीक है, ये बात किस में बोली गई है? 48 में। इसके बाद 48 का सबक्लोज ए क्या कहता है? 48 का सबक्लोज ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। ये किस में बात बोली गई है? 48 के सबक्लोज ए में। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या संस्मारक या स्थान या वस्तु उनका संरक्षण करना। ये बात किस में बोली गई है? अनुच्छेद 49 में बोली गई है। अनुच्छेद 50 में क्या बोला गया है? इसको भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 50 में बात बोली गई है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया गया है? पृथक्करण कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये इसमें डीपीएसपी में कुछ और बच गया है। डीपीएसपी में कुछ और बचा हो तो बताओ। देखिए डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट हुए कौन सी चीज़ किस अधिनियम के तहत जोड़ी गई उसको एक नज़र में देख लेते हैं। देखना जरूरी है बेटा। पहला यहाँ पर है 42वां CAA 1976। इसके तहत डीपीएसपी में क्या क्या जोड़ा गया? तो इसके तहत जोड़ा गया 39 खा बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। इसके बाद 39 कैपिटल ए जोड़ा गया। इसी में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद 43 का जोड़ा गया। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 43 का जोड़ा गया। 43 के काम में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ये 43 के काम में है। इसके बाद 48 का जोड़ा गया। 48 के काम में क्या है? पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये किस में है? 48 के काम में है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तहत कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई? 39 खा में क्या जोड़ा गया? बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाओं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये जोड़ा गया इसमें। फिर 39 के कैपिटल ए में क्या जोड़ा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर 43 के काम में क्या जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये जोड़ा गया है। और इसके बाद जो है 48 के कैपिटल काम में क्या जोड़ा गया है? पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसके बाद जो है 44वां CAA 1978 के तहत क्या क्या जोड़ा गया है? 1978 के तहत जोड़ा गया है अनुच्छेद 38 का सबक्लोज 2 जोड़ा गया है। इसमें क्या है? इसमें है राज्य आय की असमानता को कम करना। राज्य क्या करेगा? राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। किसमें? 38 के 2 में ये बात बोली गई है। और ये किस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो 44वें CAA 1978 के तहत। इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था 86वां 2002 में हुआ था ये। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो इसमें अनुच्छेद को 45 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में क्या है? प्रतिस्थापन 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, जो 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं 45 में। ठीक है। इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था 2011 में 97वां
2011 इसमें अनुच्छेद 43 के खा में सहकारी समितियों के गठन की बात कही गई है। सहकारी समितियों की गठन की बात कही गई है। सहकारी समितियों की गठन की बात कही गई है किसमें? 43 के खा में। ठीक है। और अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची किस में ये बात कही गई? सहकारी समितियों की बात कही गई है तो अनुसूची नंबर 9 के खा में। ठीक है। 9 के खा में क्या है? सहकारी समितियां हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 51 का को पढ़ लेते हैं, यानी भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको कवर कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें CAA द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है। तो अब जो 11, अब कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 10 हो गए हैं, 11 हो गए हैं। अब 11 हो गए हैं। पहले थे कितने? 10 थे। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे? 10 थे। तो 11वां कौन सा जोड़ा गया है? 11वां जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये जोड़ा गया है। ये किनका दायित्व है? माता पिता का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, उनको फैक्ट्रियों कारखानों में ना भेजें। अब हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों को। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समर्पणता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। वहीं पर सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ठीक है। प्राणी मात्र के लिए क्या रखें? दया भाव रखें। ठीक है। आठवां कर्तव्य क्या बेटा? आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 में क्या है? 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके, निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि हो सके और नई ऊंचाइयां तक आप छू लें। इसके बाद 11 में क्या है? अभी जैसा कि हमने बताया है 11 में है 6 से 14 वर्ष के तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अब ये समाप्त होते हैं
डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आने पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।